Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 5 of class 10th biology of chapter gaseous exchange. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is biological consequences of smoking. अच्छा, what does the topic mean biological consequences of smoking? तो इसका मकसद है कि these are the negative effects of smoking on human body, और simply आप लोग यही भी कह सकते हैं कि these are the harmful effects of स्मोकिंग ऑन ह्यूमन बॉडी. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे साथ स्मोकिंग के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी. इसमें से बहुत सारे डिजीजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो क्या होते हैं, जो ट्रीटिंग डिजीजेस होते हैं. ठीक है. अच्छा देखिए, हमारे साथ यहाँ पर वर्ड आ जाते हैं ट्रीटिंग डिजीजेस. देखिए, स्मोकिंग के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट में एक इफेक्ट ये भी है कि ट्रीटिंग डिजीजेस प्रोड्यूस करवा लेते हैं. अच्छा, अभी देखिए, हमारे साथ ट्रीटिंग डिजीज़ का मकसद क्या आ जाता है, तो हमारे साथ जो डिजीज़ होते हैं उनकी स्टेजेस होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं. कुछ डिजीज़ इस तरह होते हैं कि हमारे साथ उनको हम एक्यूट डिजीज़ कह लेते हैं, दूसरे होते हैं सब एक्यूट डिजीज़, और थर्ड वन हमारे साथ क्रॉनिक और ट्रीटेड डिजीज़ आ जाते हैं. तो देखिए, एक्यूट डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होते हैं, एक आ जाता है एक्यूट डिजीज़, दूसरा आता है सब एक्यूट डिजीज़, और तीसरा होता है हमारे साथ क्रॉनिक डिजीज़. अच्छा, एक्यूट डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होते हैं? देखिए, हमारे साथ ये लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, ये अगर ह्यूमन बॉडी को लग जाती है, ठीक है, तो इनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम. ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं. इनके अलावा इनको आप लोग पहचानेंगे किस तरह? इट शोज ऑफ डिस्टेंट सिम्टम्स. एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो हमारे साथ शो कर लेते हैं डिफरेंट सिम्टम्स को या डिस्टेंट सिम्टम्स को. ठीक है, डिस्टेंट सिम्टम्स. ठीक है, और बाज़ दफ़ा ये क्या होते हैं, दीज कैन बी ट्रीटेड विदाउट ट्रीटमेंट. ठीक है, ये बाज़ औक़ात क्या होते हैं, ये खुद ब खुद विदाउट ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाते हैं. इनके अगर मैं एग्जांपल बता दूं कि एक्यूट डिजीज़ के कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, तो इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कॉमन कोल्ड का. ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारे साथ फ्लू डिजीज़ का. तो ये कॉमन कोल्ड और फ्लू डिजीज़ ये एक्यूट डिजीज़ होते हैं. इनके अलावा हमारे साथ सब एक्यूट डिजीज़ होते हैं. ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज़ होते हैं? इट प्रोलॉन्ग्स मोर देन एक्यूट डिजीज़. ठीक है, जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं इनका ड्यूरेशन इनसे ज़्यादा होता है. सिंपल बात यही आ जाती है, मोर देन एक्यूट डिजीज़. ठीक है, जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं तो ये उनसे क्या होता है, ये इनसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है इन द बॉडी, और ये क्या होते हैं, शो लेस सिम्टम्स. ये लेस सिम्टम्स को शो कर लेते हैं. ठीक है, शो लेस सिम्टम्स, इनके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते, वाइल एक्यूट डिजीज़ हैव हाई सिम्टम्स. अच्छा, इनकी अगर मैं एग्जांपल बता दूं तो इनमें आ जाती है कौन सी डिजीज़, टीबी डिजीज़ आ जाती है. ठीक है, इनके अलावा और भी हमारे साथ बहुत सारे डिजीज़ हैं, लेकिन सब एक्यूट में हमारे साथ जो टीबी डिजीज़ है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो क्या है बेसिकली, दैट इज सब एक्यूट डिजीज़. और इनके अलावा ये एंड वाला आ जाते हैं ट्रीटिंग डिजीज़. ठीक है, जो हमारे साथ इनको क्रॉनिक डिजीज़ भी कहा जाता है या इनको ट्रीटिंग डिजीज़ भी आप लोग कह सकते हो. ये क्या होते हैं, दीज आर क्रॉनिक. ठीक है, ये हमारे साथ क्रॉनिक होते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, रिड्यूस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, ये रिड्यूस करवा लेते हैं किस चीज़ को, रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे आप लोगों को पता होगा कि दैट इज द एवरेज ड्यूरेशन या द एवरेज टाइम विच एन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द अर्थ. ठीक है, मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म उनकी एवरेज टाइम वो कितना टाइम दुनिया पर रह रहा है या लाइव रह सकता है, तो इसी को कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो ये ट्रीटिंग डिजीज़ वही डिजीज़ होते हैं जो बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस कर लेता है. अच्छा, इसके एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो इसके एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, जस्ट लाइक हमारे साथ आ जाते हैं कैंसर डिजीज़. ठीक है, कैंसर के अलावा डायबिटीज़ जो होते हैं, डायबिटीज़ डिजीज़ ये आ जाते हैं. इनके अलावा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. ठीक है, तो ये सारे हमारे साथ क्या होते हैं, दीज आर क्रॉनिक और ट्रीटेड डिजीज़. ठीक है, बेसिकली ट्रीटेड डिजीज़ क्रॉनिक ही होते हैं. सिंपल. अभी देखिए, हमारे साथ मैंने आप लोगों को यही बता दिया कि हमारे साथ स्मोकिंग के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी, और उसमें से बहुत सारे इस तरह की डिजीज़ आ जाते हैं जो ट्रीटिंग होते हैं. ठीक है, जो हमारे साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस कर लेते हैं, और ये बेसिकली ये क्या होते हैं, इनक्यूरेबल होते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके मुताबिक कि दीज आर इनक्यूरेबल, इनका इलाज मुमकिन नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, इसी ट्रीटेड डिजीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर बुक, इसमें कैंसर आ जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज कैंसर बाय डेफिनेशन?
कैंसर आप लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो कैंसर हमारे साथ इनकी डिफिनेशन इस तरह आ जाती है कि दिस इज एक्चुअली द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, हमारे साथ कैंसर क्या होता है, दैट इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। सेल अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर लेता है, ठीक है, तो उसी कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। लेकिन स्मोकिंग की वजह से कौन सा कहाँ का कैंसर ज़्यादा लग जाता है, तो इनके आप लोग की बुक के मुताबिक इसमें लंग्स आ जाती है, किडनी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पैनक्रियाज, एसोफेगस एंड स्टमक। इन ऑर्गन्स के हमारे साथ कैंसर ज़्यादा आ जाती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। लेकिन याद रखिए हमारे साथ जो टोबैको स्मोक होता है, ठीक है, टोबैको स्मोक में हमारे साथ 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 69 नॉन कार्सिनोजन है। ठीक है, कार्सिनोजन किस चीज़ को कहा जाता है, दीज आर द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, जो कैंसर को कॉज कर रहे होते हैं। तो टोबैको स्मोक में हमारे साथ 4000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं, लेकिन उन्हीं 4000 में से 69 नॉन कार्सिनोजन्स है जो हमारे साथ कैंसर को कॉज कर लेता है। अच्छा, इसमें से हम वैसे तो हमारे साथ केमिकल्स 4000 डिफरेंट टाइप्स है इसके, लेकिन यहाँ पर हम कुछ केमिकल्स की उनके क्या कर लेते हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं आप लोग की बुक के मुताबिक कि इफेक्ट्स ऑफ सम स्मोकिंग। ठीक है, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ सम केमिकल्स की इफेक्ट्स। तो उनमें द फर्स्ट वन आ जाता है टार। अच्छा, टार क्या होता है, ये हमारे साथ पार्टिकुलेट मैटर में से मेजॉरिटी अगर स्मोकर इनहेल कर रहा होता है स्मोक को, ठीक है, जो सिगरेट का स्मोक होता है उसी को इनहेल कर रहा है, तो उसी स्मोक में जितनी भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं स्मोकर मेजॉरिटी टार को इनहेल कर रहा होता है। तो सिंपल आप लोग इसी अल्फाज में भी कह सकते हैं कि हमारे साथ जो सिगरेट स्मोक होता है इसमें मेजॉरिटी लेवल पर या मेजर लेवल पर टार प्रेजेंट होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये आप लोग की बुक के मुताबिक है कि पार्टिकुलेट मैटर क्या है। पार्टिकुलेट मैटर का मकसद होता है माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर स्मोकर इनहेल कर रहा है तो उनमें मेजर क्या होते हैं, उनमें मेजर हमारे साथ टार आ जाता है। अच्छा, टार हमारे साथ क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनकी अगर मेनली प्रोडक्शन की बात कर लूँ कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है, तो दीज आर मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, टार ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है फॉसिल फ्यूल से। अच्छा देखिए, इसी टार में से इनकी डिफरेंट क्लासेस है जो कार्सिनोजेंस है, मींस कैंसर को कॉज कर रहे होते हैं। इनके अलावा अगर हम टार को सॉलिड फॉर्म में इनको इनहेल कर ले या बॉडी के साथ स्टिकनेस पर आ जाती है बिकॉज ऑफ स्मोक, तो ये क्या कर लेता है, ये स्टेन टीथ प्लस फिंगर, जो स्मोकर होते हैं उनकी टीथ और फिंगर्स उनकी स्टेनिंग होती है। स्टेनिंग का मकसद होता है कि वो येलो हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ टार। इसी के अलावा ये स्टैन कर लेता है किस चीज़ को, लंग्स टिश्यूज़ को। ठीक है, लंग्स टिश्यूज़ को भी स्टैन कर लेता है और उनकी अगर स्टैनिंग आ जाती है तो जाहिर सी बात है उनकी डैमेज आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल यही आप लोग कह सकते हैं कि इट कैन स्टैन एंड डैमेज लंग्स टिश्यू। मजीद ये क्या कर लेता है, इट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड फ्लेम। ठीक है, ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर लेता है ज़्यादातर, और इनके अलावा हमारे साथ और क्या आ जाते हैं, फ्लेम आ जाता है। ठीक है, तो देखिए म्यूकस का आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि व्हाट इज़ द म्यूकस बेसिकली। अच्छा, इनके बाद हमारे साथ जो फ्लेम आ जाता है, ठीक है, तो फ्लेम क्या होते हैं, इसमें बेसिकली पार्टिकल जो आ जाते हैं, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो फ्लेम की कंपोजिशन में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा हमारे साथ इसमें आ जाते इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन के अलावा इसमें आ जाते हैं लिपिड्स। तो ये बेसिकली फ्लेम की कंपोजिशन है, जिसे आप लोग सिंपल फॉर्म बलगम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या आ जाती है, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपल 4000 केमिकल्स में से हम कुछ केमिकल्स की इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारे साथ फर्स्ट वन जो है दैट इज टार। तो टार क्या है, हम इसको मेजॉरिटी लेवल पर इनहेल कर रहे होते हैं। इनके अलावा इसमें ज़्यादातर कार्सिनोजेंस होते हैं। ये स्टेनिंग करवा लेते हैं किस चीज़ की, टीथ की, जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, उनकी फिंगर्स की, और इनके अलावा लंग्स टिश्यूज़ की स्टेनिंग कर लेता है और साथ साथ उनको डैमेज भी कर लेता है। इनके अलावा ये म्यूकस और फ्लेम की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है। अभी देखिए हमारे साथ सेकंड वन जो केमिकल आ जाता है दैट इज निकोटीन। तो निकोटीन का फार्मूला इनके साथ मैंने लिखा है कि दैट इज C10H14N2। ठीक है, तो इसी का फार्मूला है और इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, इसके हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं। तो द फर्स्ट वन, इट इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट के साथ ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर रहा होता है। इनके अलावा ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है। कॉन्स्ट्रिक्ट में इनका जो डायमीटर होता है इनको रिड्यूस करवा लेता है।
मजीद ये हार्मोनल सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक है। जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है मींस जो हार्मोन्स निकल जाते हैं, ठीक है, ग्लैंड से। अच्छा, यहाँ पर हार्मोन किस चीज़ से निकल जाते हैं? ग्लैंड से। ग्लैंड क्या होता है? दीज आर द नॉर्मल सेल बट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रिएशन, ठीक है। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होते हैं लेकिन इनका काम होता है सेक्रिएशन कर लेना, तो इसी को डिस्टर्ब कर लेता है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है उसी को भी डिस्टर्ब कर लेता है। इनके अलावा ये मसल्स की डैमेज प्रोड्यूस करवा लेता है और इनके बाद हमारे साथ इनमें प्लेटलेट स्टिकनेस आ जाती है। निकोटीन की वजह से प्लेटलेट स्टिकनेस आ जाती है। सपोज अगर हमारे साथ देखें ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की स्टिकनेस को प्रोड्यूस करवाना ये निकोटीन का काम होता है कि हमारे साथ सपोज ये फर्स्ट प्लेटलेट सेल है, दूसरा, तीसरा, इस तरह बहुत सारी सेल्स को ये इकट्ठा करके इनको एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है? बाइंड करवा लेता है, स्टिक करवा लेता है। और अगर देखिए हमारे साथ प्लेटलेट्स की अगर स्टिकनेस आ जाती है तो जाहिर सी बात है ये क्या कर लेगा? ये हमारे साथ जो वेसल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर लेता है और अगर वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो इनका इफेक्ट आ जाता है हार्ट पर, कोरोनरी डिजीजेस को कॉज कर लेते हैं। कोरोनरी डिजीज मींस हार्ट डिजीजेस। देखिए तो हमारे साथ निकोटीन क्या है? निकोटीन सिंपली हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। इनके साथ ही ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उनके डायमीटर को रिड्यूस कर रहा है। हार्मोनल सिस्टम, मेटाबॉलिज्म को इनको इफेक्ट कर रहा है और इनके साथ मसल्स की डैमेज और कोरोनरी डिजीज का ये क्या होता है? ये सबब होता है, ठीक है। अच्छा, मजीद जो हमारे साथ थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए हमारे साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को, इनका मेजर जो इफेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर लेता है, इनको प्रिवेंट कर लेता है। देखिए इसमें किस तरह, देखिए आप लोग की बुक के मुताबिक कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल के साथ कंबाइन हो जाता है। अच्छा, ये रेड ब्लड सेल के साथ किस तरह कंबाइन हो जाता है? तो देखिए हमारे साथ ये स्मोकिंग का मोस्ट एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है, कि हमारे साथ कंबाइन विद आरबीसी। तो आरबीसी में हमारे साथ रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट है, वर्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हमने पिछले लेक्चर्स में इनको डिस्कस किया है कि हमारे साथ सपोज अगर ये हीमोग्लोबिन है और इनके साथ टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड हो जाता है और लंग्स में इनके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर हो जाता है तो याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स परमानेंट बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंट बॉन्ड बना रहा होता है। एक दफा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो फिर इनकी ये बॉन्ड बॉडी में ये ब्रेक नहीं होता है, मींस फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर क्या हो जाती है? इसी हीमोग्लोबिन के साथ खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कंबाइन विद आरबीसी। अगर ये आरबीसी के साथ बाइंड हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को रोक लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को जाहिर सी बातें बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स अ परमानेंट बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। फिर हमारे साथ लंग्स में या टिश्यूज में इनकी एक्सचेंज नहीं होती है। मजीद कार्बन मोनोऑक्साइड की एक अदर क्वालिटी यही है कि ये अदर टॉक्सिन के साथ भी स्टे कर सकता है और अगर अदर टॉक्सिन के साथ ये स्टे कर लेता है तो इट विल लीड्स इन द इन्फ्लेमेशन और लंग्स डिजीजेस, ये प्रोड्यूस कर लेता है। अभी इन्फ्लेमेशन क्या है? व्हाट डज द वर्ड इन्फ्लेमेशन मींस? तो इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली, अगर हम इसी सिर्फ वर्ड की डिफिनीशन कर लें तो दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे साथ बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडनेस, ये हमारे साथ यही चीज कर लेता है। तो जाहिर सी बात है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है, हमारे एयर पासेज वे में आता है और ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर लेता है तो ट्रैक या ब्रोंकाई या ब्रेंक्यूल्स इनकी अगर स्वेलिंग हो जाती है तो द एयर पासेज वे विल बी ब्लॉक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इनका एक एडवर्स इफेक्ट होगा, ठीक है। और इनके अलावा ये लंग्स के अदर डिजीज को भी कॉज कर सकता है। मजीद इन्हीं केमिकल्स में फोर्थ नंबर पर जो आ जाते हैं दैट इज बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। अच्छा, बेंजीन क्या है? दैट इज कार्सिनोजन, इट इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट। ये हमारे साथ कैंसर कॉजिंग एजेंट है और ये प्रोड्यूस करवा लेता है ल्यूकीमिया को। व्हाट इज ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया इज बेसिकली ब्लड कैंसर। ये हमारे साथ क्या है? दैट इज ब्लड कैंसर, ठीक है। ये ब्लड कैंसर को प्रोड्यूस कर लेता है। मजीद फिफ्थ कैटेगरी पर जो आ जाते हैं दैट इज फॉर्मल्डिहाइड।
ठीक है। तो व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड? देखिए लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, आप लोग इनको किस तरह आइडेंटिफाई कर लोगे? तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है COH, C डबल बॉन्ड O और इनके साथ क्या है H आ जाता है। तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी से आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड इज बेसिकली कार्सिनोजेन, ठीक है। ये कार्सिनोजेन है, ये कैंसर को कॉज कर लेता है। मजीद ये कि ये प्रोड्यूस करवा लेता है स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। हमारे साथ जो स्किन है इसमें जो रेंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम फेस को देखें तो फेस के ऊपर जो रेंकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, ये स्मोकिंग की वजह से होता है। मजीद ये कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज कर लेता है। इनके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मीन जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसमें एसोफेगस आ जाता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इनकी प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट कर लेता है। मजीद 6 नंबर कैटेगरी पर जो आ जाते हैं दैट इज मेटल्स। जो हमारे साथ स्मोक होता है, जो स्मोकर इनहेल कर लेते हैं, तो इसमें मेटल्स होते हैं 30 डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो इसमें सिगरेट स्मोक में हमारे साथ 30 डिफरेंट मेटल्स होते हैं और वो लिंक्ड है विद कैंसर, ठीक है। लिंक्ड विद कैंसर मीन्स इट आल्सो प्रोड्यूसेस कैंसर। मजीद 7 नंबर कैटेगरी पर आज जो आ जाते हैं दैट इज रेडियो एक्टिव कंपाउंड मीन्स विच आर कैपेबल ऑफ रेडिएशन, जिनसे रेडिएशन किया जाता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड ये जितनी भी आ जाते हैं ऑल विल कॉजेस कैंसर, ठीक है। सारे के सारे जो है रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो हम इनहेल कर लेते हैं ड्यूरिंग स्मोकिंग, तो ये क्या होगा, दीज ऑल विल बी कार्सिनोजेन। तो सिंपल स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मीन्स इनको बहुत सारे डिजीजेस लग जाते हैं और इनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये उनमें से सम ऑफ देम है, ठीक है, इनमें से कुछ है। मजीद इसी टॉपिक के बाद हमारे साथ जो बुक के मुताबिक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो देखिए इनको हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारे साथ जो रेस्टिंग कंडीशन होता है, ठीक है, उसमें ब्रीथिंग रेट नॉर्मली कितना होता है 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। हमारे साथ एक मिनट में इंसान ब्रीथिंग की 1 मिनट में इंसान ब्रीथिंग को कितनी दफ़ा ले रहा होता है, तो दैट इज 15 to 20 टाइम्स, ठीक है। वन ब्रीथिंग साइकिल कितना होता है, वन कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज वन ब्रीथिंग साइकिल। तो 1 मिनट में हम कितने साइकिल्स ले रहे होते हैं ब्रीथिंग का, तो वो होते हैं हमारे साथ 15 to 20 टाइम्स। लेकिन इससे पहले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा है कि ब्रीथिंग इज कंट्रोल फ्रॉम ब्रीथिंग सेंटर, ठीक है। अब देखिए हमारे साथ एक पॉइंट ये याद रखिए कि रेस्टिंग कंडीशन में ये 15 to 20 टाइम्स होता है और ये कंट्रोल हो रहा है किस चीज़ से, ब्रीथिंग सेंटर से। लेकिन ये किस तरह कंट्रोल हो रहा है, इसमें इंक्रीज किस तरह आ जाती है, डिक्रीज किस तरह आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल देखिए अगर हमारे साथ रेस्टिंग कंडीशन है उसमें तो 15 to 20 टाइम्स है पर मिनट, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली द बॉडी विल नीड एनर्जी, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इनमें हमारी बॉडी पर्टिकुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसी को बॉडी को फिर किस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, एनर्जी की, ठीक है। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी कहाँ से ले रहा होता है, तो जाहिर सी बात है दे टेक इट फ्रॉम ग्लूकोज से ले रहा होता है। ग्लूकोज की हमारे साथ ऑक्सीडेशन हो जाती है, ग्लूकोज को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से आ जाता है, बाय ब्रीथिंग और बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी नीड एनर्जी, ये एनर्जी आ जाती है फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी फ्यूल्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, ये इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए और इससे एनर्जी हासिल करने के लिए हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ से आ जाता है, बाय प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग मींस बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए अगर हमारे साथ एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा एंटर हो जाता है और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है तो इट विल आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन अ हायर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन की यूजेज ज़्यादा होगी मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाता है, इन द ब्लड में क्यों आ जाता है, बिकॉज देयर इज अ रेस्पिरेटरी फिगमेंट होमोग्लोबिन इनको ऑफटेक कर रहा होता है और होमोग्लोबिन सर्कुलेट कर लेता है किस चीज़ में, ब्लड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एक्युमुलेट हो जाती है इन द ब्लड, ठीक है, मीन्स जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ ब्लड में भी ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और ये बॉडी में सर्कुलेशन कर रहा होता है तो इट विल बी डिटेक्टेड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। जाहिर सी बात है मेडुला ऑब्लांगेटा इसको डिटेक्ट कर लेता है कि देयर इज अ हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अच्छा, मेडुला कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो होता है उसी का एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इनसे पहले लेक्चर में मेडुला के बारे में हमने पढ़ा है कि
ऑन मेडुला देयर विल बी अ ब्रीथिंग सेंटर, जिसमें एक इंस्पिरेटरी सेंटर है, दूसरा एक्सपिरेटरी सेंटर है, ठीक है। तो ये मेडुला मीन्स फ्रॉम ब्लड से मीन्स मालूम कर लेता है कि हमारे साथ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रही है तो मेडुला विल इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। जो हमारे साथ डायफ्राम है और इंटरकॉस्टल मसल्स, उनकी लेवल को, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को इनको इंक्रीज कर लेता है। अब अगर इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है द ब्रीथिंग रेट विल बी इंक्रीज, क्योंकि ब्रीथिंग जितना भी होता है उनको इन दो मसल से कंट्रोल किया जाता है। अगर ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो हम एक्सपिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर रिलैक्स हो जाते हैं तो हम एक्सपिरेशन कर लेते हैं, और अगर ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वी परफॉर्म इनहेलेशन। तो सिंपल हमारे साथ ये इंक्रीज करवा लेता है ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग इंक्रीज होती है कहाँ तक, इसकी स्पीड मीन्स 15 to 20 तो नॉर्मल है हमारे साथ, लेकिन ये 30 to 40 टाइम्स पर मिनट इतना इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग, और दूसरा जो हमने मेजर टॉपिक पढ़ लिया दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो सिंपल हमारे साथ बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग, इसमें से हमारे साथ 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसमें 69 कार्सिनोजन है, ये हमारे साथ कुछ केमिकल्स है और उनकी इफेक्ट्स है हमारे बॉडी के ऊपर। मजीद इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग, इसमें हमने क्या पढ़ा कि रेस्टिंग कंडीशन में हमारे साथ नॉर्मल ब्रीथिंग रेट 15 to 20 टाइम्स होता है, लेकिन इट कैन इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। और ये कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, सो फ्रॉम मेडुला। मेडुला इनको कहाँ से कंट्रोल कर लेता है, फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। इनके बाद देखिए आप लोगों की बुक में एक टॉपिक तो यही आ जाता है, इनके बाद ये वाला, लेकिन आप लोगों की बुक में एक टॉपिक, एक टेबल दिया हुआ है एयर कंपोनेंट्स, दूसरा इनके साथ कॉलम में लिखा है इनहेल्ड एयर और उनके बाद एक्सहेल एयर। तो इसमें से आप लोगों को 4 यूनिट दी गई है, लेकिन इनमें से आप लोग 2 चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड कर लें कि जो हम इनहेल्ड एयर इनको एंटर कर रहे होते हैं तो उनमें नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 78 to 79% होती है, ठीक है, और ये कांस्टेंट होगा। मींस कांस्टेंट का मकसद क्या है कि इनहेल एयर और एक्सहेल दोनों में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, दैट विल बी 78 to 79%। इनके अलावा हमारे साथ नोबल गैसेस है, ठीक है, तो नोबल गैसेस इनकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.94%, और ये भी इनहेल्ड एयर में भी 0.94% होगा और एक्सहेल्ड एयर में भी 0.94% होगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो नाइट्रोजन है इनहेल्ड एयर में भी 78 to 79% है, और इनके अलावा 78 to 79% ये एक्सहेल्ड एयर में भी होगा, क्योंकि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी है इट डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू टेक ऑफ द फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। हम फ्री नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दे विल बी कांस्टेंट। तो वो टेबल खुद देख ले आप लोग कि उसमें से जो 4 कंपोनेंट्स आप लोगों को दी गई है बुक में, और ये 2 उनके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर ले कि जो एयर कंपोनेंट में नाइट्रोजन आ जाता है इनहेल्ड एयर में वो भी 78 to 79% होता है और एक्सहेल्ड एयर में भी। इनके अलावा नोबल गैसेस तो